हेलो दोस्तों, पीसी क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स देख रहे हैं बउआ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है जो आपको रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, विद्युत चुम्बकीय तरंग और एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है उससे रिलेटेड यहाँ पर है। और सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, एक बात यहाँ पर है बउआ। सबसे पहला चीज, आप क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ सीख लीजिए। यहाँ ए है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, इसको सबसे पहले आप सीख लीजिए कि क्या है। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग टोटल जो है बउआ 7 को होता है। लिखें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रकार के है, तो टोटल 7 को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है टोटल 7 को होता है। और 7 को विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन कौन है, तो सबसे पहला है रेडियो तरंग। एकदम लाइन से ध्यान रखिएगा। रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, अवरक्त प्रकाश है, दृश्य प्रकाश है, परावैगनी है, एक्सरे है, गामा रे है। तो 7 को ये जो है टोटल आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको लाइन से याद हो गया तो आधा क्वेश्चन इसी से आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, अवरक्त है, दृश्य है, परावैगनी है, एक्सरे है, गामा रे है। एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो भी है बउआ, जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते हैं तो आपका तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। तो बताइए, इसमें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका रहेगा, रेडियो का, इसके बाद सूक्ष्म का, और नीचे आने पर तरंग दैर्ध्य घटता है तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपका गामा वाला का हो जाएगा, सबसे कम, है ना। गामा जो किरण होता है, गामा रे है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो चलिए, इसमें 2-3 वर्ड आपको समझ में आया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 प्रकार का होता है। कौन कौन, रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, अवरक्त है, दृश्य प्रकाश है, परावैगनी है, एक्सरे है, गामा रे है। ऊपर वाला जो भी रहेगा बउआ, इस ऊपर वाला जो भी तरंग आपको दिया गया विद्युत चुम्बकीय तरंग, इस सब का तरंग दैर्ध्य काफी अधिक होता था। सबसे अधिक किसका तरंग दैर्ध्य हुआ, रेडियो, है ना, रेडियो वाला का। और नीचे चलने पर तरंग दैर्ध्य घटता था, सबसे कम किसका हो जाएगा बउआ, तो यहाँ पर गामा वाला का। क्लियर है। तो तरंग दैर्ध्य ऊपर चलने पर बढ़ेगा, नीचे चलने पर घटेगा। क्लियर हो गया है। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन है। और सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, पढ़िए आराम से पहले क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है बउआ, एक अब पूछता ही है। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है यहाँ, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है ना। पहला ही क्वेश्चन दिया है कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसके लिए रहेगा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन में है रेडियो तरंग है, एक्सरे है, इसका परावैगनी है, अवरक्त है। तो सबसे ऊपर वाला का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सबसे ऊपर वाला में सबसे पहले रेडियो तरंग ही था। आप देख लीजिए इस ओर, यहाँ पर सबसे पहले कौन है, तो रेडियो तरंग यहाँ हुआ। तो इस रेडियो वाला तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है ना। तो यहाँ जो रेडियो तरंग है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो एक बार बताइए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा। इस क्वेश्चन के आधार पे सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होना चाहिए बउआ, जल्दी से बताओ, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होना चाहिए। कौन सा है, रेडियो तरंग, जिसका इसका ए आ रहा है, सभी लोग सही होता है। रेडियो तरंग इसका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए, है ना। ए आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, रेडियो तरंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। ऐसा क्वेश्चन आपको रिपीट करता है क्वेश्चन, है ना, बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको रहता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। इसमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका रहेगा। तो ये बताइए, सबसे कम, तब सबसे नीचे कौन था, एक्सरे, और इसके बाद गामा रे। सबसे, है ना, इस तरह से था, एक्सरे था और सबसे लास्ट में गामा रे। तो गामा जो जो नीचे होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम था। तो अब जल्दी से बताइए कि इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका रहेगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका रहेगा, अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सबसे नीचे गामा है, तो गामा वाला का तरंग दैर्ध्य सबसे कम रहेगा। तो एक बार बताइए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। गामा वाला का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। ये क्लियर हो गया, जो गामा वाला किरण होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया पढ़िए। विस्थापन धारा का एसआई मात्रा क्या, मात्रा क्या होता है। विस्थापन जो धारा है उसका मात्रा क्या है, एम्पियर होता है, एम्पियर मीटर होता है, ओम होता है, या जूल होता है, ये कहना चाह रहा। चलिए बताइए, विस्थापन धारा का ऐसा मात्रा क्या रहेगा बुआ, जल्दी से बताइए। एम्पियर पहला ऑप्शन में दिया गया, आपको एम्पियर दिया गया पहला ऑप्शन में।
फर्स्ट में एम्पियर है, दूसरा में एम्पियर मीटर है, या ओम एम्पियर दिया गया है और इसके बाद लास्ट में कहा गया कि जूल होगा, तो बताइए विस्थापन धारा का ऐसा मात्रा। बिल्कुल यहाँ पर धारा है तो धारा किसी भी प्रकार का कोई भी धारा रहे, धारा है ना तो धारा का ऐसा मात्रा कुछ ही होता है, एम्पियर होता है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी धारा हो उसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है बउआ, तो इसका आंसर आपका ए ही रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। आपको ये बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसके संचरण की दिशा किस दिशा में रहेगा। और ये है एकदम इंपॉर्टेंट वाला में से क्वेश्चन है बउआ, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो आपको ये बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा बताना है। यहाँ पर बउआ जो आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पहले देख लीजिए। तो ऑप्शन में कहा गया कि ई वेक्टर के समांतर होता है ना, बी वेक्टर के समांतर होता है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के समांतर होता है, या ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होता है। चलिए पहले आप इसको बताइए, जानते हैं तो इस क्वेश्चन को बताइए। एक क्वेश्चन आपको एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है, आप कुछ पढ़ के जाइए चाहे नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, ये एकदम पूछेगा ही पूछेगा, वो बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो बताइए विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा किस दिशा में होगा, ये आपको बतानी है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा, जिसका इसका डी आंसर आ रहा है ई क्रॉस बी, एकदम बिल्कुल सही है, ई क्रॉस बी के समांतर होता है वो, आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर है डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले ई लिखना है बाद में बी लिखना है ना, कि पहले बी लिख दियो, सी भी आपका ऑप्शन दिया था बी क्रॉस ई, ऐसा नहीं है, ई क्रॉस बी होगा आपका। तो आंसर यहाँ पर आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा देखिए क्या दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ है बउआ, हाँ विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर, कलांतर होता है, कलांतर के बारे में कहा गया है, ये क्वेश्चन आपका है ना। ये कहा गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर, मतलब अगर यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है बउआ, इधर चुंबकीय क्षेत्र बी है, आपको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र को ई से, चुंबकीय क्षेत्र को बी से, तो ये कितने का कलांतर कितने का होता है आपको बताना है, या इसके बीच का एंगल कितना बनता है, विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है, जल्दी से बताइए, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण बताना है, कितना आपका कोण बनेगा। बिल्कुल 90 डिग्री होता है विद्युतीय क्षेत्र, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे पर लंबवत होता है, लंबवत मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहने का मतलब π/2। क्लियर हो गया है, 90 डिग्री होता है, π/2 होता है। विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर क्या रहेगा बउआ, लंबवत रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है और इसको पीछे करवा दिए हैं बउआ। ये क्वेश्चन था आपका जिसमें ऑप्शन छूट गया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा है, तो संचरण की दिशा आपको पता है कि ई वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर के दिशा में होता है ना, या ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होता है, तो पीछे करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में ये दिया गया है, हाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो एकदम निश्चित ही आपको ध्यान रखना है बउआ, ये अति महत्वपूर्ण वाला में से है। कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी और, है ना, बी और विद्युतीय क्षेत्र ई का अनुपात, बी अनुपात ई का मात्रक पूछा है, मात्रक इसका पूछा है कि बी और ई का मात्रक आपको चाहिए, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, सेकंड प्रति मीटर होगा, मीटर सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो चलिए जल्दी से इसका मात्रक आपको बताना है। देखिए आप मात्रक इसका कमेंट कीजिए, आंसर क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड या सेकंड प्रति मीटर रहेगा। बिल्कुल जिसका सेकंड प्रति मीटर आ रहा है बउआ, बी वाला ऑप्शन, उस सभी लोग सही हो, बी आंसर रहेगा। यहाँ पर देख लो, बी और ई का अनुपात पूछा है ना, कि इसका मात्रा तब, है ना, सेकंड प्रति मीटर होगा, लेकिन अगर इसको उलट के पूछता हुआ था मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाता, तब बी और ई का जो मात्रक रहेगा इसके अनुपात का, इस सेकंड प्रति मीटर हो जाएगा। ध्यान रखना है क्या रहेगा, सेकंड प्रति मीटर रहेगा। ठीक है, सेकंड प्रति मीटर कैसे होता है जो थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें किस प्रकार से रहेगा। जैसे एक बार बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र मतलब ई और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात जो होता है,
ये प्रकाश के चाल के बराबर होता है 3 × 10⁻⁹, सॉरी 8 होता है मीटर प्रति सेकंड, है ना, इतना मीटर प्रति सेकंड होता है। तो एक बात बताइए, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो E/B का ही रेशियो ना है, लेकिन इसको उलट के रेशियो पूछा है कि नहीं, हमारा B ऊपर चाहिए, I नीचे चाहिए, तो इसको भी आप उलट दीजिए। सेकंड जो आप नीचे बटा में लिखे हैं ना, ये ऊपर चल जाएगा और A मीटर नीचे चला जाएगा, तो सेकंड प्रति मीटर आपका नहीं हो जाएगा, B आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया है? तो यहाँ से आता है, इसे आप ध्यान रखिए, नॉर्मली इसको आपको ध्यान रखनी है। ध्यान कैसे आपको रहेगा, तो ये आपको इसमें ध्यान रखनी है कि बी और ई का जो रेशियो रहता है बुआ, इस सेकंड प्रति मीटर इसका यूनिट होता है। पूछा गया क्वेश्चन है बुआ, ये कई बार आपको पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये आपको हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किसे वेधन क्षमता, महत्तम वेधन क्षमता है ना, महत्तम निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है, महत्तम वेधन क्षमता किसके पास है, जो आपको बताना है ना। एक्स किरण है, कैथोड है, अल्फा है, गामा है। चलिए जल्दी से बताइए किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक रहेगा बुआ। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका रहेगा, बिल्कुल जिसका इसका भी गामा रहा, गामा किरणों का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, ध्यान रखना बुआ। गामा जो किरण है, गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, आपका आंसर डी आ जाएगा। जो गामा किरण होता है, उस गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, यानी किसी भी चीज़ से वो पार कर जाता है। चलिए तो वेधन क्षमता सबसे अधिक किसका रहेगा, गामा का। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुमूल्य नगों, मतलब पत्थर उत्थर की बात किया है ना। चलिए बहुमूल्य नगों कहने का मतलब, जो बहुमूल्य नगों मतलब जो जैसे आपका क्या, हीरा हो गया, मणिक हो गया, ये सब जो होता है ना, पत्थर, जो बहुमूल्य पत्थर कहने का मतलब जो मूल्यवान पत्थर होता है, तो पत्थर की पहचान में कौन सहायक है, ये कैसे पहचाने कि उस पत्थर जो आपका वास्तविक पत्थर है या वास्तविक नहीं है। तो उसके पहचान करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बहुमूल्य नग, अर्थात पत्थरों के का अगर आपको पहचान करनी हो तो पत्थरों के पहचान के लिए, है ना, किसकी सहायता लेते हैं, किसके सहायता से हम लोग उसका पत्थरों की पहचान करते हैं कि जो पत्थर जो है यहाँ पर, ये वास्तव में असली है या नकली, हीरा असली है या नकली है, मणिक जो है वो असली है या नकली है। तो ये आपको पहचानने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अल्ट्रावायलेट वाला का प्रयोग करेंगे, अवरक्त किरण का प्रयोग करेंगे। अल्ट्रावायलेट कहने का मतलब परावैंगनी होता है वो, ध्यान रखना। अल्ट्रावायलेट मतलब ये होता है परावैंगनी, परावैंगनी को कहा जाता है नहीं, तो आपको ध्यान रखना अल्ट्रावायलेट मतलब परावैंगनी होता है। इसके बाद कहा गया कि अवरक्त किरणें हैं, एक्सरे है और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए बहुमूल्य नगों अर्थात पत्थरों की पहचान में कौन सहायक होती है। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा रहेगा, वो अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, अवरक्त किरणें होगा, एक्सरे होगा, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जिसका इसका एक्सरे आ रहा है वो सभी लोग सही, एक्सरे का प्रयोग करते हैं, एक्स किरण का प्रयोग हम लोग करते हैं, ध्यान रखना है। इसका प्रयोग करते हैं बुआ, एक्सरे का प्रयोग करते हैं। बहुमूल्य नगों की पहचान के लिए, पत्थरों की पहचान के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एक्सरे का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है बुआ। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझ लीजिए किस प्रकार से दिया गया है, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन है बायो सावर्त का जो नियम है उसके बारे में कहा गया कि बायो सावर्त का जो नियम आपको है यहाँ पर, उसका गणितीय निरूपण क्या रहेगा, है ना। मैथमेटिकल जो है गणितीय निरूपण आपको बताना है। इसका गणितीय निरूपण क्या रहेगा, यहाँ 4 को आपको ऑप्शन भी दिया गया है, देख लीजिए। चलिए ए है बायो सावर्त के जो नियम है उसका गणितीय निरूपण आपको बताना है कि बायो सावर्त के नियम के अनुसार आप क्या जानते हैं, है ना। बायो सावर्त के नियम के अनुसार पहला जो यहाँ पर पहला ऑप्शन पढ़ते जाइए क्या क्या आपको दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ देखिए ऑप्शन में आप पढ़िए क्या है। पहला में दिया μ0/4π/I/dl। अच्छा आर यहाँ पर क्रॉस दिया है ना, r/r²। थोड़ा सा क्रॉस के बारे में आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपको साइन थीटा नहीं दिया, आप साइन थीटा ढूंढिएगा। यहाँ समझिए
अगर बउआ यहाँ दिया गया है डीएल वेक्टर अक्रॉस आर वेक्टर, है ना, तो क्रॉस को जब तोड़ते हैं, यहाँ क्रॉस को जब तोड़िएगा ना, जैसे आप ऐसे समझिए, इस तरह से ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा लिखेंगे। अगर जब क्रॉस हटेगा ना तो वहाँ साइन थीटा आता है ना, तो क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा। तो पहला में देखिए क्या दिया है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, है ना, आई डी एल क्रॉस आर। था डी एल क्रॉस आर कहने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी बताइए, तो डी एल आर साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डी एल आर और कुछ आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ तोड़िएगा तो आ जाएगा डी एल आर आई इंटू साइन थीटा, और डिवाइड में नीचे आर स्क्वायर है। तो क्या दिक्कत है, पहला ही तो आपको मिल रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, है ना, आई है डी एल है और साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा तो पहला में आपको मिल रहा है, दूसरा में थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें है ना 4 पाई इसमें छोड़ दिया था, ये तो होगा ही नहीं, है ना। और यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और ऑप्शन में आई थिंक गलती यहाँ पर दिया गया है बउआ, टोटल ठीक से आंसर आपको नहीं दे रहा। आप क्या करो ना, एक बात समझ लो इसमें किस प्रकार से होगा। यहाँ पर दो गो ऑप्शन सेम दे दिया है और गलत है, जो ए और सी को सेम किया है ना, तो आप ऐसे समझिए इसमें, यहाँ आपका आंसर में कुछ हो जाएगा, ऊपर क्या लिखाएगा बताइए, तो आ जाएगा म्यू नॉट बाई नीचे कितना 4 पाई, पहला को सोल्व कर रहे हैं, आई डी एल आर साइन थीटा, ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। था आर तो यहाँ भी था, तो आर चारे वो कट जाएगा, तो नीचे एक ही गो आर बचेगा बउआ, लेकिन आपको दो गो चाहिए था। कोची कीजिए कि नीचे आर क्यू कर दीजिए, तो यहाँ जो नीचे आर स्क्वायर आपको दिया गया है, वहाँ स्थान पर आपको आर क्यू नीचे कर देना है और आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो गणितीय निरूपण अगर आपको कहा था बायो-सावर्ट नियम का, तो बायो-सावर्ट के नियम के गणितीय निरूपण में आपको ध्यान रखना है कि पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसमें नीचे आपको कर देना है आर क्यू, आर स्क्वायर नहीं रहेगा, नीचे बटा में जो है आर क्यू आपको कर लेनी है, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा पहला, क्लियर है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, आई डी एल क्रॉस आर, है ना, डिवाइडेड बाई आर क्यू कर देना है। अगर यहाँ पर डी एल, है ना, आई डी एल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वहाँ एक आर पहले से है तो वो कटना भी तो चाहिए ना, तो आपका आंसर ए आ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, नीचे वहाँ पर कुछ ही बोले हैं आपको करने के लिए, तो नीचे बोले हैं आपको यहाँ पर आर क्यू बना लेने के लिए, यहाँ पर आपको पहले आर क्यू बना लेना है, आर स्क्वायर को हटा देना है, नीचे आप जब लिखिएगा तो वहाँ पर आर क्यू कर दीजिएगा। जब हेक्टर फॉर्म में रहेगा, क्रॉस फॉर्म में रहेगा तो आर क्यू रहेगा, नहीं तो नॉर्मल रहेगा तो आर स्क्वायर था, तो वो अपना आर स्क्वायर रहेगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो क्या दिया गया है, हाँ यहाँ कहा गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है, कौन सा है ना जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न कर सकता है। एक त्वरित आवेश है, स्थिर आवेश है, आवेशित आवेश है, सॉरी अनावेशित आवेश है, और गतिशील आवेश है, कौन उत्पन्न करेगा, तो कहिए सर गतिशील आवेश तो उत्पन्न करेगा, लेकिन एक बात समझिए, अगर कोई आवेश बउआ एक समान वेग से गति करे, इसका वेग चेंज ही नहीं हो, तो केवल चारों ओर विद्युतीय और चुंबकीय उत्पन्न करेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग तो उत्पन्न करेगा नहीं, तो गतिशील नहीं होगा आपका। हाँ यही कहा था कि असमान वेग से, और दिया भी आपको असमान वेग वाला, पहला जो ऑप्शन आपका दिया है ना त्वरित, त्वरित कहने का मतलब होता है बउआ, त्वरित आवेश कहने का मतलब ही होता है कि यदि कोई आवेश त्वरित है, मतलब उसका वेग जो है समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो आपका आंसर ए आ जाएगा बुआ, है ना। त्वरित, है ना, त्वरित कहने का मतलब क्या है, जब भी कभी त्वरित कहा जाए तो उसका वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, ध्यान रखना है, समय के साथ बदलता है उसका वेग। तो एक बार बताइए, ए में एक त्वरित आवेश है, तो त्वरित आवेश कहने का मतलब जिसका वेग समय के साथ बदल रहा है, तो एक ऐसा आवेश है जिसका वेग समय के साथ बदल रहा है, तब विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुम्बकीय तरंग भी उत्पन्न कर देगा। तो त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है बउआ, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, ध्यान रखना, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग, और आपका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है, कहा गया कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, देखिए सेम ही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, जल्दी से इसका आंसर आप खुद से बता दीजिए, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, या विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए बिल्कुल विद्युत चुम्बकीय तरंग आपका हो जाएगा बुआ, डी आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, डी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ऑप्शन केवल दिया गया है, इसको हम सुधारते हैं, क्वेश्चन ऐसा आपका है,
चलिए वो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो गया है। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन की, इसका यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कहाँ, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लीजिए क्या दिया गया है। हाँ ये है, इसको समझा देते हैं भी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ कहा गया आपको क्वेश्चन में, एलसीआर श्रेणी क्रम में, है ना, ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी शुरू, अच्छा यहाँ पर ये कहा गया कि एलसीआर है, एलसीआर, है ना। तो कहा गया कि धारा का शिखर या महत्तम मान होगा। धारा का महत्तम मान कब होगा ये कहा गया है, यदि, कब होगा ये कहा गया कि यदि। तो एक बात ध्यान रखिए, धारा का एलसीआर परिपथ में धारा का महत्तम मान तब होता है बउआ जब एक्स एल और बराबर ओ, है ना, एक्स सी हो जाए। ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाता है तब धारा का मान महत्तम हो जाएगा। ये दोनों एक्स एल और एक्स सी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। एक्स एल और एक्स सी दोनों आपस में कुछ रहेगा बउआ, बराबर रहेगा। क्लियर है। तो धारा का मान महत्तम कब होता है, जब एक्स एल और एक्स सी आपस में बराबर रहेगा। याद रहेगा सबको, एक्स एल बराबर होना चाहिए एक्स सी, बस केवल इसी को आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं कि सर एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, तो लिख दिए हैं। यहाँ होता है क्या बउआ, एक्स सी बराबर कुछ होता है तो ओ वन बटे ओमेगा सी होता है, तो ये आपस में बराबर रहेगा ओमेगा सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अगर आपस में बराबर हुआ, ध्यान रखना, अगर ये आपस में बराबर हुआ तो एलसीआर परिपथ में, एलसीआर परिपथ में धारा का मान महत्तम होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एलसीआर परिपथ में धारा का मान महत्तम कब होता है, मतलब रेजोनेंस पे कब जाता है, अनुनाद पे। तो ये एक्सएल बराबर एक्स सी आपस में होना चाहिए। एक्सएल और एक्स सी का मान आपस में बराबर होगा, मतलब ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी आपस में बराबर रहेगा। ये क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बस इतना ही इसका था। एक ऑप्शन आपको देगा ऐसा कि एक्सएल बराबर एक्स सी होना चाहिए, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी होना चाहिए, ऐसा देगा। ये क्लियर हो गया होगा सबको। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कहा गया विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है एकदम अति महत्वपूर्ण वाला में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको ध्यान ही रखना है। कहा गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ होता है ना, इसके बाद प्रगामी होता है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा बउआ। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसा होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, प्रगामी होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या रहता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसा होता है बउआ, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति बताइए। अनुप्रस्थ प्रकृति होता है, बिल्कुल ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति को होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र ही है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। जल्दी से बताइए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। टेस्ला, वेबर, हेनरी फैराड, टेस्ला, वेबर, हेनरी फैराड क्या रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, वेबर होता है, हेनरी होता है, या आपका फैराड होता है। जल्दी से बताइए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। बिल्कुल, जिसका जिसका टेस्ला आ रहा है सभी लोग सही हो, ये आंसर आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होगा। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑप्शन है बउआ यहाँ पर, इसको हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन आ गया है, पढ़िए। कहा गया है कि धारिता सी का एक संधारित्र प्रतिरोध आर के प्रतिरोधक के साथ श्रेणी, है ना, श्रेणीबद्ध किया जाता है। अच्छा, कोणीय आवृत्ति ओमेगा का एक एसी स्रोत के आड़े संबंधित किया गया है, जोड़ा गया है। प्रतिबाधा बताना, वास्तव में कहना क्या चाहता है कि आर सी जो है बुआ, आर और सी इसमें दिया है, एक आर दिया है, दूसरा आपको सी दिया गया, आर है दूसरा सी है। यहाँ देखिए आर दिया है, यहाँ सी दिया है, तो आपका आर सी वाला हो गया है। और आर सी का प्रतिबाधा बताना है ना, आर सी परिपथ का प्रतिबाधा आपको बताना है कितनी रहेगा, है ना, कितना होगा।
तो एक बात बताइए, आरसी परिपथ में कैसे होता था, आर इधर रहता था, सी इधर रहता है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत रहेगा। तो आरसी में दोनों जब लंबवत रहेगा तो आर के लिए तो आर स्क्वायर हो जाता है, पता है, आर के लिए आर स्क्वायर हो जाएगा, रूट में तो हम लोग लिखेंगे, तो आर के लिए आर स्क्वायर, सी के लिए O1/ω सी होता है, O1/ω सी इसका स्क्वायर। तो रूट में आर स्क्वायर प्लस O1/ω² सी स्क्वायर, कौन सा आपका मिल रहा है बताइए। दोनों जब लंबवत है और एक आर एस सी दिया है तो आर के लिए कोई कैसे लिखते हैं, तो रूट में आर स्क्वायर लिखेंगे, और सी के लिए 1/ω² सी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको मिल रहा है बताइए, कौन सा, बी मिल रहा है, नहीं बउआ बी नहीं है, सीधा सीधा दिया, यहाँ पर बटा में होता है 1/ω सी होता है, तो आपका आंसर इसमें सी आ जा रहा है, देखिए सी आपको मिल रहा है, तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी आ जाएगा बुआ, क्लियर है। कोई बड़ी भारी क्वेश्चन नहीं है, ये सब जब पढ़े होंगे अपना तो एकदम आपके लिए आसान लगेगा, तो आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पढ़िए क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पहले पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, इसको ऑप्शन कोई अलग क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, उसको आगे हम है ना सेट कर देंगे। यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है बुआ कि 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, 5 टेस्ला का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके बराबर रहेगा, 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा। चलिए जल्दी से बताइए, 5 टेस्ला वाला, तो टेस्ला किसके बराबर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 टेस्ला दिया है ना बुआ, तो 5 टेस्ला के स्थान पर लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका कौन सा आंसर ऐसा मिल रहा है, 5 का 5 लिख दिए हैं और टेस्ला मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो यही तो आपका आंसर मिल रहा है, आपका आंसर ए आ जाएगा, है ना। ये आपका आंसर आज पूछा गया क्वेश्चन है बुआ, 2-3-4 बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। कहना ही चाहता है 5 का 5 टेस्ला केकर बराबर होता है, तो टेस्ला होता है सर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, बायो सावर्ट का गणितीय है ना निरूपण, इसको हम कर दिए थे। चलिए इसके बाद आ गया ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाँ यहाँ कहा गया है आपको, यहाँ देख लीजिए, ये है बउआ आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वाला में से, जो एसी करंट में से आपको पूछता है। देखिए पढ़िए, क्या शक्ति गुणांक को पूछता है कि सूचित किससे करते हैं। कहा गया कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर थीटा, थीटा आपको दिया था, शक्ति गुणांक क्या होता है, इस बात को एकदम ध्यान रखिए, जब भी कभी शक्ति गुणांक की बात करें तो कॉस थीटा होता है वो, कॉस थीटा या कॉस फाई, अगर फाई रहेगा तो फाई लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। शक्ति गुणांक को एकदम दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि पावर फैक्टर जो होता है, शक्ति गुणांक जो आपका होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस या कॉस फाई रहेगा तो फाई, थीटा दिया तो थीटा लिखेंगे, कॉस फाई होगा या कॉस थीटा होगा, जो देगा उसका आधार पर आपको लिखना है, थीटा दिया था तो कॉस थीटा हो जाएगा। शक्ति गुणांक हमेशा आपका कॉस थीटा होता है, ध्यान रखना है, शक्ति गुणांक हमेशा आपका कॉस थीटा होता है वो। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है एक समीकरण है, यहाँ देख लीजिए, ए सी जो यहाँ पर एक समीकरण है, अल्टरनेटिंग करंट का समीकरण दिया गया है, आवृत्ति बताना है। तो आवृत्ति के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ पर आवृत्ति बराबर ए बराबर जानते हैं ओमेगा और डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए ए बराबर क्या होता है बुआ, तो ए बराबर होता है ओमेगा और डिवाइडेड बाय एफ बराबर, जो यहाँ पर आवृत्ति ना आपको चाहिए बुआ, तो आवृत्ति बराबर जो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख रहे हैं ध्यान देना, एफ बराबर होता है ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओमेगा कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ देखिए साइन टी दिया, साइन है ना 100t दिया है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टी के साथ कितना है, साइन 100t है ना, तो टी के साथ 100 है अंक में, तो 100 को ऊपर लिख दो और नीचे 2 पाई लिख दीजिए, समझ में आया है। कितना बार में कटेगा वो, 50 बार में, तब 50/पाई आपका ये आंसर आ गया है, 50/, कितना पाई बटा में पाई, ये आपका आंसर, यही है ना, इतना हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, आवृत्ति आ जाएगा। तो आवृत्ति निकालने का तरीका समझ में आया, आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है कोची, तो ओमेगा/2 पाई, ओमेगा कहाँ से निकालें, तो जहाँ टी है ना, टी के साथ जो गुना है वही आपका ओमेगा हो जाता है। तो ओमेगा का मान यहाँ टी के साथ 100 है, यहाँ देख लीजिए टी के साथ 100 है, तो टी के साथ 100 है, इसका मतलब कि ओमेगा का मान 100, तो 100 ऊपरी रखे हैं, 2 पाई नीचे रखे हैं, 2 से कटा 50 बार में, तो 50/पाई आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर मिल रहा है, बी आपका आंसर मिल रहा है। और ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा ही बुआ। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि चोक कुंडली, जो चोक कॉइल होता है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ।
चोक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, ध्यान रखना। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना, 0 आपका आंसर रहेगा। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसको भी ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ है अगला क्वेश्चन आपका, देखिए क्या दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन पीछे करवा दिए हैं बुआ, अभी क्वेश्चन पीछे आपको करवाए थे। क्या क्वेश्चन है कि एलसीआर परिपथ जो है श्रेणी क्रम में, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा हुआ है, तो है ना शिखर धारा का शिखर मान मतलब महत्तम होगा, कब होगा महत्तम, एलसीआर में महत्तम कब होता है। अभी तो आपको समझाए थे कि एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाएगा, तो एक्सएल बराबर अगर एक्ससी हो जाता है तो महत्तम माना जाएगा। क्लियर है, पीछे समझा रहे थे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन को, चलो प्रतिबाधा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एकदम इम्पोर्टेंट वाला में से क्वेश्चन है वो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इम्पिडेंस प्रतिबाधा या प्रतिघात, दो चीज़ों में बोलता है, प्रतिबाधा या प्रतिघात, दोनों का दोनों आपका होता है प्रतिरोध। प्रतिबाधा कहे चाहे प्रतिघात कहे, इम्पिडेंस यहाँ पर कहा गया है कि प्रतिबाधा चाहे प्रतिघात दोनों में से कुछ ही बोल सकता है। प्रतिबाधा बोलेगा चाहे प्रतिघात, दोनों का दोनों प्रतिरोध होता है। और उसका ऐसा ही मात्रा पूछेगा तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा ओम होता है, तो आपका आंसर इसमें ओम आ जाएगा। क्लियर है, आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा बुआ, ओम। प्रतिबाधा या प्रतिघात जो होता है वो प्रतिरोध होता है। अब कहा गया है कि इसका ऐसा मात्रक बताइए, तो ऐसा मात्रक ओम रहेगा। ये क्लियर है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको रिपीट करता है बार बार, किस प्रकार से रिपीट करेगा आगे क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ लिखा गया, अभी ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पीछे किए थे। कहा गया है कि इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए ना, विद्युत धारा की आवृत्ति चाहिए। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, ये यहाँ है समीकरण देख लीजिए, और आवृत्ति चाहिए आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और बना के बताइए कौन सा, अभी पीछे क्वेश्चन ऐसा करवाए हैं। चलिए आवृत्ति बराबर, पहले फॉर्मूला लिखो बुआ, आवृत्ति बराबर ओमेगा बाई टी होता है, सॉरी ओमेगा बाई 2 पाई होता है। ओमेगा का मान बताए थे टी के साथ, टी के साथ अभी 100 पाई दिया है, देख लीजिए 100 गो पाई दिया है, टी के साथ 100 पाई है और डिवाइडेड बाई 2 पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, आई 50 बार में कटेगा, तो आवृत्ति आपका कितना आ जाएगा, 50 हो गया है ना। आवृत्ति आपका 50 हो जाएगा, तो 50 मतलब बी आपका आंसर आ जाएगा इसमें। क्लियर है, पीछे ऐसा क्वेश्चन अभी करवाए हैं बुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता भी है। चलिए यहाँ देखिए आरसी वाला ही दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन पीछे करवा दिए थे। हाँ एल आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा पूछा, एल आर परिपथ के लिए, एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या रहेगा, इसका ऑप्शन चल गया था उधर बुआ। तो एल और आर कैसे कैसे होता है बता दीजिए। एल तो इधर होता है आपको पता है, आर इधर होता है, तो प्रतिबाधा मतलब जेड लिखना है, तो जेड बराबर रूट में लिखेंगे चूंकि दोनों लंबत है, तो एक तो हो जाएगा आर स्क्वायर और दूसरा इसका होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। दोनों तो एक दूसरे पर लंबत है ना बुआ, एल और आर दोनों जो है एक दूसरे पर लंबत है, एक आर इधर है एल इधर होता है, तो लंबवत वाला कंडीशन अगर है तो हम लोग कैसे लिखेंगे जेड बराबर बताइए, तो रूट करके लिखेंगे सर। आर का तो आर स्क्वायर लिखा ही जाएगा, लेकिन यहाँ बताइए एल वाला का क्या लिखेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा एल का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका, है ना। क्लियर है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, दोनों लंबत है तो रूट में लिखना है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बताइए। यदि कोई वस्तु है उसको आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, है ना, बढ़ता है घटता है अचर रहता है, मतलब घटता बढ़ता नहीं है। अब फिर कह रहा है कि चाहे घट सकता है या बढ़ सकता है, जल्दी से बताइए। आवेशित करना है वो, आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। यदि किसी वस्तु को आप आवेशित कीजिएगा तो आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, घटेगा बढ़ेगा या अचर रहेगा, या घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। चलिए डी, जिसका इसका आंसर डी है सभी लोग सही हो। अच्छा ये क्या होगा बुआ, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक बात समझनी है, आवेशित करना है तो आवेशित करने का मतलब चाहे तो यहाँ पर आवेश दे सकते हैं, है ना, आवेश देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और चाहे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे तो है ना पॉजिटिव होगा। तो जब देंगे तब उसका द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा, निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान घटता चला जाएगा। आवेशित मतलब ऐसा नहीं बोला कि धन आवेशित या ऋण आवेशित, केवल बोला कि आवेशित करना है, तो आवेशित करे का मतलब चाहे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा चाहे तो घटेगा। हाँ यही कहा था कि नहीं धन आवेशित करते हैं तो मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मान निकालते जाएंगे इसमें से, तो द्रव्यमान घटता। लेकिन हाँ कहता कि ऋण आवेशित कीजिए, तेरा पर है ना इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप दीजिएगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ता, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए।
आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ सकता है या घट सकता है, या इनमें से कोई क्या होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा बउआ, है ना, आंसर डी हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। वह यंत्र, यहाँ क्वेश्चन देखिए, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना, बदलता हुआ क्या कहलाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को मशीन जो है वो विद्युत धारा देवे लगता है। तो कौन ऐसा, शादी भी हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं, लाइन उन कट जाता है तो चालू कर देते हैं, धारा देवे लगता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत देवे लगता है, धारा देने लगता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कौन बदलता है बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में ट्रांसफार्मर है, प्रेरण कुंडली है, डायनेमो होता है, मोटर होता है। कौन सा रहेगा बुआ। हाँ डायनेमो, डायनेमो को ची करता है तब, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। आपका आंसर सी आ जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो बुआ। हाँ यहाँ दिया गया है, देखिए, धारितीय प्रतिघात, धारितीय मतलब धारितीय कहे का मतलब कोई चीज, संधारित्र वाला है बउआ। संधारित्र जो होता है, संधारित्र में सी, तो है ना, धारितीय प्रतिघात मतलब, प्रतिघात मतलब वही प्रतिरोध प्रतिबाधा क्या होता है। एक्स सी आपसे पूछना चाह रहा, धारितीय वाला पूछा एक्स सी। तो बताइए एक्स सी वाला फॉर्मूला क्या होगा। ओमेगा एल होगा, 1/ओमेगा एल होगा, ओमेगा सी होगा, या 1/ओमेगा सी होगा। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। धारितीय प्रतिघात, धारितीय, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल 1/ओमेगा सी, जिसका इसका भी 1/ओमेगा सी है बउआ, सभी लोग सही हो, डी इसका आंसर आ जाएगा, ओमेगा सी, है ना। धारितीय अगर प्रेरणिक कहता, प्रेरणिक, तो ओमेगा एल जैसा हो जाता कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या, हाँ अगला में दिया ही है, प्रेरणिक बोला है बुआ। प्रेरणिक कहने का मतलब जो कुंडली वाला होता है ना, एक्सएल, एक्सएल के बारे में कहा है, एक्सएल बताइए। स्वप्रेरण वाला कहा है, जो है ना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना जो होता है, तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण वाला में से है। तो प्रेरणिक प्रतिघात आपको बताना है कितना रहेगा, एक्सएल का मान ये आ रहा है बुआ, ओमेगा इंटू एल, बिल्कुल सही है, ओमेगा एल रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। धारितीय प्रतिघात का मात्रक बताया, पूछा है कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक बताइए। चलिए जल्दी से बताइए धारितीय प्रतिघात का। पीछे को समझा रहे थे कि प्रतिबाधा या प्रतिघात ये सब के सब जो होता है आपका, है ना, प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बउआ, ओम। तो यहाँ बोला धारितीय प्रतिघात, तो प्रतिघात ये है कि नहीं बउआ, हाँ, तो प्रतिघात है तो इसका मात्रक क्या, ये क्या बन गया है, एक प्रतिरोध बन गया है। तो मात्रक इसका कुछ रहेगा, ओम रहेगा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, आंसर आपका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। एलसीआर का प्रतिबाधा आपको कहा गया, एलसीआर वाला जो परिपथ है इसका प्रतिबाधा कहा गया है, क्या रहेगा। तो एलसीआर में आप लोग को याद है कि तीनों जब रहेगा ना बुआ, तो तीनों वाला में आपको बताया गया होगा कि एल माइनस सी ऊपरी लिखते हैं, एन ए आर रहता है। इसी का जब जेड लिखिएगा तो कैसे कैसे लिखते हैं, रूट करके। पहले आर है तो आर का स्क्वायर लिख दीजिएगा। पहले यहाँ पर अगर आपका आर है, जेड बराबर कैसे लिखेंगे, तब पहले आर है तो आर का स्क्वायर यहाँ कर दिए हैं, जोड़। यहाँ बताइए एल के लिए कुछ हो जाएगा ओमेगा एल, माइनस सी के लिए क्या होगा, ओ 1/ओमेगा सी, इसका कुछ ही लिख देते हैं होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इसी तरह से तो रहता है आपका, है ना। अगर इसको टोटल हम लिख दें साफ सुथरा से, अगर आपको हम लिख देते हैं इसमें, तो देखिए कैसे लिखाएगा। चलिए देखिए, तो जेड बराबर लिख रहे हैं बउआ, एकदम आराम से इसको आप याद कर जाइएगा। एक तो हो जाएगा आर स्क्वायर, ये सही है, जोड़, इसके बाद आ जाएगा कितना था, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, इसका भी कोची था होल स्क्वायर, ये आपका रहेगा, है ना। एलसीआर है ना, एलसीआर परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है ये आपका रहता है आर स्क्वायर और ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इम्पिडेंस हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन में चलो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2-3 बार रिपीट किया है, देख लीजिए। तप्त तार अमीटर मापता है, क्या मापेगा, है ना। अमीटर है, ये मीटर तो धारा मापता है, लेकिन तप्त तार अमीटर क्या मापेगा, उच्चतम धारा को मापेगा, औसत वाला को मापेगा, या मूल औसत वर्ग वाला जो होता आरएमएस जो होता है बुआ, रूट मीन स्क्वायर, मूल औसत वर्ग धारा को मापेगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए तप्त तार अमीटर किसको मापता है बुआ, है ना, किसको मापेगा, प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा वैल्यू को मापता है, उच्चतम धारा को मापेगा, या औसत धारा को मापेगा, मूल, है ना, मूल औसत वर्ग धारा को मापेगा, या इनमें से कोई नहीं।
चलिए आंसर आ रहा है बुआ सी। तो इसको आंसर सब लोग सी ध्यान रखोगे, पूछा गया क्वेश्चन है ना। मूल औसत वर्ग धारा रूट मीन स्क्वायर करेंट जो होता है बुआ, मूल औसत वर्ग धारा को मापता है तब तार है ना आमीटर, हॉट बायर एमीटर है ना, हॉट बायर एमीटर जो होता है ये किसको मापता है, मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना रहेगा, चलिए बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या रहता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ये तो सब लोग जानता होगा बुआ, ये तो पहले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है लगता है यहाँ पर। ये आंसर रहेगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। और बार बार रिपीट करता है, केवल 2021 में ही नहीं पूछा है, और भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है आपको। अगला एक और क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कहा क्या गया है कि एक ऐसा उपकरण जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है, क्या कहलाएगा। एक ऐसा उपकरण जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है ना, एक कौन सा ऐसा उपकरण है जो ये बतावे कि वस्तु आवेशित है कि नहीं है। चलो साइक्लोट्रॉन है, बांडीग्राफ जनरेटर है, विद्युतदर्शी है, इसका फोटो सेल है। जल्दी से बताइए क्या रहेगा, आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी कौन देता है बउआ। हाँ बिल्कुल सी, जिसका इसका आंसर है विद्युतदर्शी, इसका आंसर विद्युतदर्शी हो जाएगा। विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। पानी जल का प्रावैद्युत स्थिरांक बताना है कितना होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2021 में, है ना। जल का प्रावैद्युत स्थिरांक बताइए जल्दी से, 80 है, 60 है, 1 है, 42.5 होता है। जल्दी से बताइए जल का प्रावैद्युत स्थिरांक, जल का प्रावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है, 60 होता है, 1 होता है, या आपको ये कहा गया है बउआ कि 42.5 होगा। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, जिसका इसका ई आ रहा है 80 आ रहा है बउआ, सभी लोग सही। इसका आंसर कितना रहेगा, जल का प्रावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बताना, भारत में जो प्रवाहित होने वाला जो प्रत्यावर्ती धारा है, आपको पता है कि उसका विभवांतर होता है 220 वोल्ट बउआ, विभवांतर 220 वोल्ट होता है। लेकिन विभवांतर 220 होता है, आवृत्ति कितना होता है जी आपको बताना है, आवृत्ति। तो आवृत्ति कितना होता है, बिल्कुल जिसका इसका 50 हर्ट्ज जा रहा है, सभी लोग सही हो, 50 हर्ट्ज HZ, 50 हर्ट्ज होता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि आवृत्ति जो होता है आपका कितना, 50 हर्ट्ज, और विभवांतर होता है 220 वोल्ट, विभवांतर कितना 220 वोल्ट रहेगा। क्लियर है। आवृत्ति रहेगा 50। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज एवं विभवांतर 220 वोल्ट होता है। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज एवं विभवांतर 220 वोल्ट होता है, एवं विभवांतर 220 वोल्ट होता है। क्लियर है। तो यहाँ तक देखिए आपका एक कंप्लीट हो गया है। तो पहले आप है ना, वीडियो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के वीडियो और भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं।